हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं जीके के टॉप 500 टॉप 200 प्लस क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों इस बार भी मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेके आया हूं और दोस्तों मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर सकूं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में मॉडरेट और जो है टफ लेवल में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूँगा, तो दोस्तों थोड़ा लंबा होगा वीडियो। और ये दोस्तों हो सकता है वीडियो में क्वेश्चंस आपको कम लगें, लेकिन दोस्तों जो एक्सप्लेनेशन होगी उनके द्वारा आपको क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं काफ़ी क्वेश्चंस को खुद से एक्सप्लेन भी करूँगा। और यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो की तरह ही 4 ऑप्शंस रखे हैं जो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक्सप्लेन करूँगा। जितना मुझे याद आता चला जाएगा उतना मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। और दोस्तों प्लीज़ मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और मेरा ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो मैं बहुत मेहनत से लाता हूँ, बहुत मेहनत से लिखता हूँ, बहुत मेहनत से करता हूँ, तो आपको कैसा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और कम से कम एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो दे ही सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों कीजिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे इस वीडियो को। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, मोटिवेट करता है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो होता है 2.4। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना चाहिए डायरेक्ट। ये कोई मतलब समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, वो 2.4 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता मतलब जो पुराने ज़माने की सभ्यता थी उसमें जो सबसे ज़्यादा पूजनीय जो जानवर माना जाता था वो माना जाता सांड। लोग गाय लगा सकते हैं इसमें, लेकिन गाय इसका आंसर नहीं होगा। गाय का मैं एक और मुझे याद आ रहा है गाय के लिए, लेकिन सांड जो है इसका जो है पूजनीय जानवर था हड़प्पा के टाइम पे। गाय को दोस्तों जो वेदों में जो बोला जाता है वो बोला जाता है दोस्तों अगन्या। अगन्या बोला जाता है। जी हाँ, अगन्या में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका मतलब संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का जो है उल्लेख है, तो ये भाग 5 में उल्लेख है। भाग 5 में जो है उल्लेख है संघीय न्यायपालिका का। और यहाँ पर जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करें भाग 3 में। हालांकि यहाँ पर 4 है, लेकिन भाग 3 में जो विवरण है दोस्तों, भाग 3 में वो फंडामेंटल राइट्स का जो है विवरण है, फंडामेंटल राइट्स का। जी हाँ। और भाग 7, जो भाग 7 है दोस्तों, ये अनिश्चित कर दिया गया, मतलब अब इसका कोई महत्व नहीं बचा, ये हटा दिया गया संविधान से। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है। माई गर्लहुड जो है आत्मकथा है वो किसकी है, तस्लीमा नसरीन। बहुत फेमस लेखक हैं दोस्तों ये तस्लीमा नसरीन, उनकी आत्मकथा है माई गर्लहुड। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेतन भगत की। तो आपने बहुत सारी बुक्स सुनी होंगी, 3 इडियट्स जो मूवी बनी है उनकी बुक्स पे ही बनी है, और हाफ गर्लफ्रेंड जो मूवी बनी है वो भी उनकी बुक्स पे बनी है। ये सारी सेम नाम से, लेकिन और भी बहुत सारी जो है बुक्स आपने उनकी सुनी है, क्योंकि ये मोस्टली फेमस राइटर हैं फॉर द यंग जनरेशन। और अगर हम सलमान रश्दी की बात करें, ये भी काफ़ी बहुत बड़े राइटर जो हैं ये हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, जगन्नाथ मंदिर को किस शासक ने बनवाया था। ये बनवाया था गंग वंश ने। किसने बनवाया था, गंग वंश के शासक ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर को। जी हाँ। और अगर मैं बात करूं कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। पाल वंश के संस्थापक मुझे याद आ रहा है कि पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल थे। कौन थे, धर्मपाल। जी हाँ। और मैं अगर बात करूं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त सॉरी 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 चंद्र गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। जी हाँ, श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें गुलाम वंश का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो अपना। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई थी। मतलब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन के नाम से, मुझे याद आया कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। और अब मैं बात करूँ कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1882 में, 1882 ईस्वी में। और इसी के जस्ट 100 साल बाद 1982 में ले लो, 1982 में जो स्थापना हुई वो नाबार्ड की स्थापना हुई थी।
12 जुलाई 1982 में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो कैसी है, वो गोलाकार नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, वो स्पाइरल है। कैसी है, स्पाइरल शेप में है। जी हाँ, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल है, कुछ लोग बोलते हैं फुटबॉल के आकार की, मतलब ये आपको याद रखना चाहिए, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने ये रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका मतलब ये आपने दिशाएं पढ़ी होंगी, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जी हाँ। अब मैं बात करता हूँ दक्षिण और पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है, मतलब अफ्रीका के इधर की साइड में जो कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है, ये कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है, रेगिस्तान पाया जाता है। जी हाँ। सहारा जो तंजानिया में पाया जाता है, थार का मरुस्थल, बहुत सारे मरुस्थल हैं विश्व में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूसी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप 110% इन दो जो है विकल्प में कंफ्यूज होंगे अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखता तो। रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है, जनक के रूप में आप स्टालिन लगाते या लेनिन लगाते, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर। इसका इसीलिए मैंने डाला है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका गोरबाचाप जो हैं रूसी क्रांति के जनक माने जाते हैं, गोरबाचाप। जी हाँ। ये लेनिन और ये स्टालिन, ये लेनिन जो थे, ये एक प्रकार की मतलब मनोधारा या मतलब ये इन्होंने एक मानसिक धारा जो है प्रवाहित करी थी कि ये लेनिनवाद का सिद्धांत, मतलब इन्होंने सिद्धांत दिए थे कि आपको ऐसे जीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब इस टाइप से। लेकिन इनको हम रूसी क्रांति का जनक नहीं कह सकते। इनका जो रियल में रूसी क्रांति के जनक थे वो गोरबाचाप थे, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। जातक जो कथाएं होती हैं, जातक अकेले नहीं बोली जाती, इनको जातक कथाएं बोली जाती हैं। जातक कथाएं किसका पवित्र ग्रंथ मानी जाती हैं, ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ मानी जाती हैं जातक कथाएं। और जी हाँ। और जैन धर्म का क्या माना जाता है, जैन धर्म का जो माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है पिटक। जी हाँ, त्रिपिटक, पिटक्स माने जाते हैं इनके। और सिखों का तो वो है ही अपना, क्या बोलते हैं, खालसा पंथ की स्थापना वगैरह वगैरह। कालिदास किसके उपासक थे, कालिदास जो उपासक थे ये शिव के उपासक माने जाते हैं। हालांकि इन्होंने जो रचनाएं करी हैं, अभिज्ञान शकुंतलम और बहुत सारी रचनाएं जो कालिदास की बहुत सारी फेमस हैं, मालविका अग्निमित्रम और क्या बोलते हैं, ये शिव से ही संबंधित लगते भी हैं, उन्हें रचनाओं के द्वारा भी लगते हैं, तो ये शिव से संबंधित है, उपासक माने जाते हैं, मतलब भक्त। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम था, कामरूप, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लो आप कि कामरूप जो है आज का असम, पुराना क्या कहलाता था, पुराना कामरूप कहलाता था, आज का असम। कामरूप किसका नाम है, आसाम का नाम है कामरूप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल का प्राचीन नाम क्या है। जो बंगाल का दोस्तों प्राचीन नाम, बंगाल आज का जो बंगाल है उसका प्राचीन नाम, उसको पहले क्या बोला जाता था, जैसे पहले आसाम को पहले कामरूप बोला जाता था, ऐसे ही बंगाल को पहले गोंड बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गोंड। तो बंगाल का पुराना नाम जो है वो था गोंड। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। जिप्सम, जी हाँ, आपने पढ़ा होगा जिप्सम से अगर अगर आप पानी निकाल लोगे, जिप्सम से अगर आप पानी निकाल लोगे और H2O निकाल लोगे, 1.5 गुना H2O अगर आप निकाल लोगे जिप्सम से, तो आपको POP में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपने पढ़ा होगा। और केमिस्ट्री का सॉरी ये वो है, तो यहाँ पर जिप्सम का 1.5 गुना निकाल लोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। राजस्थान दोस्तों एक और चीज़ में और फेमस है, वो है दोस्तों सीमेंट के उत्पादन में, सीमेंट के उत्पादन में भी राजस्थान बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं। नीले लिटमस को, दो ही तो दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं कि एक तो लाल को नीले में बदलेगा, एक लाल को नीले में बदलेगा और एक नीले को लाल में बदलेगा। तो यहाँ पर बस कन्फ्यूज़न ये होता है बच्चों को कि लाल को नीले में कौन बदलता है और नीले को लाल में कौन बदलता है। नीले को लाल में जो बदलता है वो बदलता है, नीले को लाल में जो बदलता है वो क्षार बदलता है। कौन बदलता है, क्षार, बेसिक बदलता है। और लाल को जो नीले में बदलता है वो अपना क्या बोलते हैं, अम्ल बदलता है। जी हाँ, ये अपना अम्ल बदलता है लाल को नीले में। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सॉरी, अम्ल जो है नीले को लाल रंग में बदलता है और लाल को जो नीले रंग में बदलता है वो क्षार बदलता है। फिर से कन्फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाने के लिए, सोडा वाटर जो बनाया जाता है पीने के लिए, उसको बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? CO2। CO2 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, CO2 बहुत जगह उपयोग होता है। आप कभी भी क्या बोलते हैं, आप पेप्सी वगैरह या कोई भी थम्स अप या कोई भी मतलब आप ड्रिंक लोगे ना, तो उसमें जो बुलबुले निकलते हैं, या मतलब कह लो आप खोलते हो जब वो उसमें जो एकदम स्प्राइट होता है एकदम ऊपर को आती है, तो वो किस वजह से या वो किस वजह से स्थिर बनी रहती है? वो CO2 उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है उसके बुलबुलों में। तो CO2 रहती है वहाँ पर भी। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया ये CO। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं SO2 NO2, ये जो है एसिटिक रेन के लिए बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुंदर मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुंदर मूर्ख के नाम से, ये दो में कंफ्यूज करता है, जहादर शाह शहरयार। तो यहाँ पर आंसर जो होगा इसका शहरयार होगा। और सुंदर मूर्ख के नाम से आप इसको रट लेना, सुंदर मूर्ख के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये शहरयार को माना जाता है। दारा सिखो, ये अपने अकबर के उससे आ गए, ये वंश से आ गए, अकबर के वंश से दारा सिखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में अपन आज जो सबसे पवित्र नदी आज हमने अपने भारत में जो है वो गंगा है। लेकिन हम अगर ऋग्वेदिक काल की बात करें, और ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है सबसे पहला लिखा गया वेद कौन सा था? सबसे पुराना वेद कौन सा था? वो था ऋग्वेद। जी हाँ, वो सरस्वती जो है नदी, उसमें सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ऋग्वैदिक काल में। और मैं बात करूँ वेदों की, अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ, तो वेदों में जो है क्या बोलते हैं, जादू टोना काले पिशाच, इनसे जो संबंधित जो वेद है दोस्तों, वो है अथर्ववेद। जी हाँ, अथर्ववेद जो चौथा वेद है, लास्ट वेद है, वो अथर्ववेद है, जादू टोना से। कर्मकांड से संबंधित कर्मकांड, और मतलब जो भूत पिशाच वाली बात नहीं है, ये थोड़ा भगवान की मतलब घुसना उनमें। तो उस टाइप से कर्मकांड को ज़्यादा महत्व कौन सा वेद देता है? वो देता है दोस्तों यजुर्वेद। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किसने करी थी? कब हुई थी? भारत में अगर अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की बात करें, तो ये 1972 में हुई थी अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। और इसी टाइम पर दोस्तों एक एक्ट आया था। हाँ 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 हाँ, ये इस टाइम पर एक हाँ याद आ गया, टाइगर्स से संबंधित एक एक्ट आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। टाइगर से संबंधित एक एक्ट आया था, पारित हुआ था 1972 में, या 1972 में। और 1973 में जो आया था वो पर्यावरण संरक्षण विधेयक आया था 1973 में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1984 की। अगर मैं बात करूं 1984 में भोपाल में 2 से 3 दिसंबर की रात को 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में। जी हाँ, 1984 में हुई थी वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपको फास्ट एनर्जी अगर चाहिए तो आपको क्या लेना चाहिए? तो ये लेना चाहिए दोस्तों, ये लेते हैं फर्स्ट एथलीट जो लेते हैं, ये यहाँ पर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एथलीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? कन्याकुमारी आपको ये तो पता ही होगा, नॉर्थ से साउथ में अगर बोलते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोलते हैं, तो मतलब कन्याकुमारी लास्ट माना जाता है। तो लास्ट माना जाता है। कन्याकुमारी किस राज्य का शहर है? किस राज्य का शहर है ये? कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु का शहर है। और तमिलनाडु में तमिल लोग बसते हैं, और तमिल से आपको याद रहना चाहिए कि तमिल के पास में ही श्रीलंका बसता है। श्रीलंका में भी तमिल विद्रोह बहुत फेमस हुआ था, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। तमिलनाडु श्रीलंका के पास है, तो मतलब सबसे नीचे है। और इसका जो आखिरी जो ज़िला है वो कन्याकुमारी है। जी नेक्स्ट हम बात करें कि विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? विजय घाट जो स्थित है वो स्थित है यमुना नदी के किनारे। विजय घाट से मुझे किसी की क्या बोलते हैं समाधि स्थल समझ में आ रहा है, और विजय घाट से होना चाहिए, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। कन्नौज जो थी हर्षवर्धन की राजधानी थी। और मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि हर्षवर्धन को किसने जो है हराया था युद्ध में, वो हराया था पुलकेशन द्वितीय ने।
किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने। और पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था युद्ध में? वो हराया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। और नरसिंहवर्मन प्रथम ने किस चीज़ की स्थापना करी थी? वो करी थी उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर की। जी हाँ, उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना जो करी थी वो करी थी नरसिंहवर्मन प्रथम ने। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें, पाटलिपुत्र आज का पटना है और पेशावर जो आज पाकिस्तान में स्थित है। जी हाँ। हाँ जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? सामाजिक सुधार मतलब समाज में सुधार सबसे पहले किस किस मुस्लिम शासक ने किए थे? और शायद आखिरी बार ही किए थे, क्योंकि उसके बाद जो है आक्रामक हो गए थे, और ये किए थे अकबर ने। जी हाँ, अकबर ने जो है सामाजिक सुधार किए थे, पहला मुस्लिम शासक जो थे। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात कर, और दोस्तों मैंने एक थोड़ी ट्रिक बनाई थी एक, कि थोड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन आता है, मतलब इनका क्रम पूछ लिया जाता है। अकबर आता है, शाहजहाँ आता है, जहांगीर आता है, औरंगजेब आता है, इनका क्रम पूछा जाता है। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी कि सबसे पहले तो अकबर तो आएगा ही आएगा, उसके बाद शाहजहाँ और जहांगीर में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो यहाँ पर जहाँ देख लिया करो, जहाँ जहाँ को देखा करो, जहाँ जहाँ पर पहले आता है वो पहले बंदा आता है, और जो जहाँ बाद में आता है वो बंदा बाद में आता है। और इसके बाद जो औरंगजेब है ये तो लास्ट में आता ही है। तो यहाँ पर ये क्रम हो जाता है इनका। अकबर ऊपर रहेगा सबसे, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पे ये रहेगा, सेकंड पर ये रहेगा, थर्ड पर ये रहेगा, फोर्थ पर ये रहेगा, ऐसे क्रम रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब माना जाता है? कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? ये हुआ था 1576 में ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। 1526 की बात करूं, 1526 में क्या हुआ था? 1526 में इनके दादाजी यानी बाबर, इनके दादाजी यानी बाबर, कौन थे? बाबर। बाबर का युद्ध हुआ था। जी हाँ, बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1556 में भी पानीपत का शायद दूसरा युद्ध हुआ था। जी हाँ, पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। ये बैरम खां मतलब अकबर का जो संरक्षक था, मतलब अकबर को जो रख रहा था उस टाइम पे, बच्चा था अकबर, तो 13 या 14 साल का बच्चा था। तो उस टाइम पे जो अकबर की तरफ से जो युद्ध किया था वो बैरम खां ने किया था, और सामने में भी कोई हिंदू राजा था उस टाइम पे, याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? पुरंदर की जो संधि हुई थी वो हुई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। जयसिंह कहाँ के थे? ये जयसिंह राजस्थान के थे, और शिवाजी कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र से शासन कर रहे थे। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। और आप बात करें बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये भी हिंद महासागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर में स्थित है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें, अरब सागर हमारे लेफ्ट साइड में पड़ता है भारत के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय पूछ रहा है, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ नेवी, और मतलब वेस्ट नेवी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये वेस्ट में ही होगा, मुंबई में ही होगा। मद्रास, देहरादून, देहरादून तो हो ही नहीं सकता, उत्तराखंड नॉर्थ में पड़ता है। ऐसे थोड़ा दोस्तों अंदाज़ा लगाया करो तो थोड़ा एलिमिनेशन हो जाता है क्वेश्चंस का। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान, भारतीय थल सेना की अब किसकी बात कर रहा है? उत्तरी कमान। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उत्तरी कमान की बात चल रही है तो हेडक्वार्टर भी उत्तर में ही होगा। तो उधमपुर, जी हाँ, कहाँ पर है? उधमपुर में स्थित है इसका उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा, ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा शहर जो प्रसिद्ध है, वो ओबरा शहर जो प्रसिद्ध है वो है दोस्तों, सॉरी, ओबरा जो शहर स्थित जो शहर प्रसिद्ध है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। थर्मल पावर प्लांट, ओबरा थर्मल पावर प्लांट स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? ये पुरंदर दास को माना जाता है। किसको माना जाता है? पुरंदर दास को माना जाता है कर्नाटक संगीत का जनक। ये आपने नाम सुना होगा। तानसेन से तो आप कन्फ्यूज़ होना ही मत, क्योंकि ये तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, और मध्य प्रदेश से है तो ये इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से है, तो इनको तो आप कभी कन्फ्यूज़ होना मत। और उसके बाद मैं बात करूँ संत पुरंदर दास में थोड़ा इसलिए आप थोड़ा नाम सुना सुना लग रहा होगा, इसलिए आप लगा सकते हो इसको, संत पुरंदर दास। और वैसे भी आंसर इसका
यही है संत पुरंदरदास। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, सबसे पहली बात तो ये ऑपरेशन फ्लड है क्या चीज़। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों भारत में दुग्ध से संबंधित जो है क्रांति जो चलाई गई थी, दुग्ध उत्पादन की जो क्रांति चलाई गई थी उसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है वैसे, लेकिन और अगर इंग्लिश में बोला जाए ऑपरेशन फ्लड के तहत में चलाया गया था उसको। और मैं बात करूं कि ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था वर्गीस कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था, वर्गीस कुरियन जो थे इसके संस्थापक माने जाते हैं ऑपरेशन फ्लड के। और मैं बात करूं ये किस सन में चलाया गया था, कब मतलब चलाया गया था, ये चलाया गया था दोस्तों 1970 में। ये आप बहुत ज़्यादा याद रखना, 1970 में जो चलाया गया था वो चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। हेनसांग जो आया था ये, और एक और चीज़ है कि हेनसांग जो है आया किसके दरबार में था, ये आया था दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था हेनसांग टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी, तो ये करी थी नालंदा विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय। और ये आज बिहार में स्थित है। जी हाँ, कहाँ है, बिहार में स्थित है। तक्षशिला कहाँ पर है, ये आज दोस्तों तक्षशिला जो स्थित है ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। डेंगू बुखार को कौन संचारित मतलब ट्रांसफ़र कौन करता है डेंगू बुखार का, तो ये मच्छरों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मच्छरों के नाम एक जैसे लगते हैं, एडीज़ एजिप्टी एनाफ्लीज। अब ये मलेरिया का है, किसका, ये मलेरिया का है और ये है अपना डेंगू का, एडीज़ एजिप्टी मच्छर। और सीसी मक्खी तो दोस्तों इसका ये भी एक रोग फैलाती है कुछ, हाँ हाँ याद आ गया। ये जो सीसी मक्खी जो है क्या बोलते हैं रोग फैलाती है, ये फैलाती है निद्रा रोग। हाँ, इसको बोलते हैं निद्रा रोग, मतलब सोने की बीमारी हो जाती है, आपको नींद ही नींद आती रहती है, तो ये सीसी मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोपत ब्राह्मण का सबसे संबंध किस वेद से है। गोपत ब्राह्मण संबंध किस वेद से है, तो ये है दोस्तों अथर्ववेद। ये अथर्ववेद को मैंने आपको बताया था जादू टोना का वेद कहा जाता है इसको, और इसका जो संबंध है वो गोपत ब्राह्मण से संबंधित है अथर्ववेद का। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे। अष्टप्रधान जो थे, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। अष्टप्रधान जो थे वो थे शिवाजी के दरबार में थे। और एक और थे दोस्तों कृष्णदेव राय, इनके नाम में भी अष्ट ही था कुछ, लेकिन यहाँ पर अष्ट था, ये भी अष्ट है, लेकिन यहाँ पर प्रधान है। प्रधान जो है, प्रधान कौन माने जाते हैं, शिवाजी मान लो। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि प्रधान किसको माना जाता है, शिवाजी जी को मान लो प्रधान, क्योंकि महाराज की उपाधि उन्हें दी जाती है, महाराज शिवाजी। और अगर मैं कृष्णदेव राय, ये भी अपने शासन में महाराज ही थे, लेकिन कृष्ण याद करने की ट्रिक के हिसाब से कि कृष्णदेव राय के टाइम पर कौन थे, तो इनके टाइम पे भी अष्ट थे, लेकिन वो थे दिग्गज। कौन थे, दिग्गज। अष्ट दिग्गज जो थे वो थे कृष्णदेव राय के टाइम पर, और अष्ट प्रधान जो थे वो शिवाजी के टाइम पर थे। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं और जो नवरत्न थे, जी हाँ नवरत्न जो थे वो थे अकबर के टाइम पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है हर साल, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। सबसे पहला पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और ये जो हुआ था दोस्तों ये मेरे हिसाब से 1992 में हुआ था, 1992 में, आपको कंफर्म करके बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। और मैं थोड़ा बात करूं कि पेरिस में क्या है। पेरिस में अपना यूनेस्को का हेड क्वार्टर, लंदन में क्या है, द हेग लंदन में जो है ICJ का हेड क्वार्टर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो इसलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी किस में नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है मतलब यहाँ पर एंटीजन होता है। क्या होता है, एंटीजन होता है। जहाँ एंटीजन होता है वहाँ एंटीबॉडी नहीं होता, वहाँ जहाँ एंटीबॉडी होता है वहाँ एंटीजन नहीं होता, सीधी बात है। तो और इसको सर्वग्राही भी बोला जाता है दोस्तों, सर्वग्राही बोला जाता है। AB+ होता है वैसे, ये इसको बोला जाता है AB+ बोला जाता है, और ये सर्वग्राही एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है AB+। नेक्स्ट हम बात करते हैं
मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। सबसे पहली बात, ये किस नदी पर स्थित है? ये पेरियार नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है? ये केरला राज्य में स्थित है। पेरियार नदी बहती ही केरला राज्य में है, तो आप याद रख सकते हो कि ये केरला राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी? पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। जी हाँ, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत का दूसरी लड़ाई। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना का हाई कोर्ट कब खुला था? पटना हाई कोर्ट कब खुला था? ये खुला था 1916 में। और 1916 से आपको मैं याद दिला दूँ तो यहाँ से 1916 से आप ये याद रख सकते हो, यहाँ पर कांग्रेस का विलय हुआ था। कांग्रेस जो विखंडित हो गई थी 1907 के आसपास, तो उसका जो विलय हुआ था वो 1906 में हुआ था। और यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोलते हैं, एनी बेसेंट जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का जनक बोला था। क्या बोला था? हिंदू मुस्लिम एकता का जनक मोहम्मद अली जिन्ना को एनी बेसेंट जी ने यहीं पर बोला था। और एनी बेसेंट ने यहीं मतलब इसी ईयर में क्या बोलते हैं, होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1919 का असहयोग आंदोलन, आपको याद ही होगा। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में हमारे महात्मा गांधी जी इंडिया में एंटर हुए थे। जी हाँ, महात्मा गांधी का आगमन ईयर बोला जाता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? बुद्धा स्मृति पार्क जो स्थित है दोस्तों, ये है पटना शहर में स्थित है। बुद्धा स्मृति पार्क जो स्थित है वो पटना शहर में स्थित है। और मैं बात करूँ बोध गया का संबंध आपको पता होगा, तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है बोध गया शहर। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को। अब महात्मा बुद्ध से याद करें हम कि कुशीनगर महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। और इसी घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। जी हाँ। और हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंधित करता है? बच्चों को कार्य करने से प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद करता है? ये करता है अनुच्छेद नंबर 24। जी हाँ, इसके पहले बाल श्रम में भी बात कर चुके हैं। बाल श्रम अनुच्छेद अधिनियम को निषेध अनुच्छेद कौन सा है? तो वो भी अनुच्छेद 24 है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 17। थोड़ा हम बात कर लें अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत बोला जाता है। अस्पृश्यता का अंत बोला जाता है। और अनुच्छेद 18 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उपाधियों का अंत बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट ये रिपोर्ट, और ये भारत स्तर से प्रकाशित नहीं होती है, इंटरनेशनल स्तर से प्रकाशित होती है। और इसको जो प्रकाशित करने वाली संस्था है उसका नाम क्या है? उसकी संस्था का नाम है यूएनडीपी। क्या नाम है? यूएनडीपी नाम है उस संस्था का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिथगो थे। भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब चला था? ये चला था 1942 में। जी हाँ, 1942 में चला था क्विट इंडिया मूवमेंट। और इस टाइम पे भारत के जो वायसराय थे वो लिथगो थे। और जी हाँ, और माउंटबेटन जो थे हमारे आखिरी वायसराय जो थे, वायसराय जो थे भारत के आखिरी विदेशी या जो ब्रिटिश वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय वायसराय की अगर मैं बात करूं तो ये राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय नहीं, राधा कृष्णन। जी हाँ, सॉरी, राधा कृष्णन थे। और हम बात करें कि वेबल प्लान दिया था लॉर्ड वेबल ने। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम मतलब ये दोस्तों वेदों में लिखे गए नाम है। मतलब रावी नदी का जो वैदिक नाम है, वेदों में लिखा हुआ नाम क्या है? यह परशुनी। जी हाँ, परशुनी। और रावी नदी का जो वेदों में नाम है वो परशुनी है। और वितस्ता जो किसका नाम है? वितस्ता जो है व्यास या व्यास का, वितस्ता व्यास का है। मेरी व्यास नदी का जो नाम है वो वितस्ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कन्फ्यूज़न है, याद सारे रहते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं नाम को पढ़ते ही, इसलिए दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच में कौन सी संधि हुई थी? रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में संधि पूछी जाती है ये क्वेश्चन में। तो इसमें लॉर्ड मिंटो और रंजीत सिंह के बीच जो संधि हुई थी वो हुई थी अमृतसर की संधि। क्या कौन सी हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी दोनों के बीच में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं
राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब करी थी? राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले जो हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, ये करी थी 1857 में। और ये 1857 का वही साल है जिस समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था पूरे विश्व, मतलब पूरे भारत में। जो इस टाइम पे झांसी की रानी तात्या टोपे वगैरह ने जो आंदोलन किया था, वो ये वही साल है 1857। और इसी टाइम पर हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। तो मतलब बहुत अच्छे पद पर रहे होंगे ये तभी तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाँ, ये हिंदू कॉलेज इस टाइम पे क्या है, इसका नया अभी जो हमारे अभी के वर्तमान समय में जो इसका नाम है वो है दोस्तों बनारस विश्वविद्यालय। जी हाँ। और अगर हम बात करें ये कहाँ पर स्थित है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसका नाम। और इसका जो अभी जगह है वो बनारस उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, काशी। नेक्स्ट हम बात करें, और 1828 से मुझे याद आ रहा है 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था 1829 में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है? आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है? ये होता है पूर्ण, पूर्ण भरा हुआ होता है। इसलिए ये जो तत्व कहलाते हैं, ये कौन से कहलाते हैं? ये नोबेल तत्व कहलाते हैं। नोबेल, नोबेल गैस भी होते हैं, नोबेल गैस कह लो या नोबेल तत्व कह लो, ये होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमारा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन थे? प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता टीम कौन सी थी? तो मतलब पहली बार जो रणजी खेली गई थी और जो रणजी में जो विजेता रही थी वो कौन सी टीम रही थी? वो थी मुंबई। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा रणजी का विनर रहा है वो भी दोस्तों मुंबई ही रहा है अभी तक। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौधों के लचीलापन। जी हाँ, पौधों में जो लचीलापन होता है किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में आपने देखा होगा कि पौधे बहुत नरम और लचीलेपन टाइप के रहते हैं, तो वो किस ऊतक की वजह से रहते हैं? वो रहते हैं दोस्तों कॉलन कायमा। जी हाँ, कॉलन कायमा ऊतक की वजह से जो है पौधे पौधे जो है लचीले होते हैं। अब मैं अगर बात करूँ जाइलम की, तो दोस्तों ये जाइलम जो होता है ये पौधे की जो तने से अपना जल और खनिज यानी मतलब खाना ले लो, जल और खाने का प्रवाह जो करता है ये जाइलम के द्वारा होता है पौधे में। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ होता है? इस उपनिषद उपनिषद एक कैसा रहता है? धार्मिक ग्रंथ, सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक। दार्शनिक ग्रंथ रहता है उपनिषद। मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि उपनिषद जो रहते हैं ना दोस्तों, एक ट्रांसलेशन रहते हैं, मतलब ट्रांसलेशन कह सकते हैं आप इनको, ट्रांसलेशन रहते हैं। मतलब ये उपनिषद किसको कहा जाता था? उपनिषद कहा जाता था वेदों की वेदों का जो अर्थ निकाला जाता था उनको उपनिषद कहा जाता था। इसीलिए दार्शनिक ग्रंथ कहे जाते हैं उपनिषद। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? वासुदेव कृष्ण, कृष्ण भगवान की बात करी जा रही है। और कृष्ण का जो कुल था वो कौन सा था? कुल जो था वो वृषणी कुल से थे वासुदेव कृष्ण। और मैं अगर उनका वंश करूँ तो मतलब उनका जो वंश था वो था, क्या बोलते हैं, अहीर। जी हाँ, अहीर था उनका वंश। और जो कुल था उनका वो वृषणी था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? वासुदेव कृष्ण कृष्ण का उल्लेख जो सर्वप्रथम जो मिलता है वो मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में जो है वासुदेव कृष्ण का उल्लेख मिलता है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैलियम। जी हाँ, गैलियम जो है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 31। जी हाँ। और जी गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 31। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्नबिल। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव कह लो या महोत्सव कह लो, कहाँ पर मनाया जाता है? और ये फेमस है दोस्तों इस जगह का, ये है नागालैंड। नागालैंड का ये फेमस हॉर्नबिल महोत्सव। और मैं बात करूँ केरल में तो नृत्य है अपना, क्या बोलते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है नृत्य है केरल के। और हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन सी थी? ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक पदक विजेता रही वो कौन सी थी? वो थी साक्षी मलिक। जी, साक्षी मलिक ने जो है गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल नहीं सॉरी,
इन्होंने मेडल जीता था सबसे पहले ओलंपिक में, और प्रथम भारतीय महिला पहलवान, सॉरी गोल्ड मेडल तो दोस्तों, और मेडल भी किसी और ने भी जीते थे, क्योंकि मुझे उनका नाम याद आ रहा है, क्या बोलते हैं, एक भारोत्तोलन करती थी, वेट लिफ्टिंग करती थी, उनका नाम याद आ रहा है। और उससे पहले इसीलिए मैं थोड़ा पहलवान में कंफ्यूज हो गया, पहलवान, जी हाँ, ये याद रखिएगा। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन थी? वो थी दोस्तों साक्षी मलिक, जी हाँ, रेसलिंग करती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोधि उत्सव का संबंध किस धर्म से स्थित है। बोधि उत्सव का संबंध अगर आप कहोगे, बोधि उत्सव मतलब बोध गया, बोध गया से भी रिलेट कर सकते हो। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। और बोध गया में किसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये हम जानते हैं बुद्ध को, जो है बुद्ध भगवान को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और इसी प्रकार हम उसको लिंक कर सकते हैं कि बोधि उत्सव जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओलंपिक पदक विजेता भारतीय महिला विजेता कौन थी? ओलंपिक की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? देखो ये यही याद आ रहा था कि कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो थी भारत की पहली ओलंपिक विजेता महिला में ना। और ये जो थी साक्षी मलिक जो थी, ये रेसलर थी, जी हाँ, जो पहली रेसलर थी। पहलवानी में जो सबसे पहले जो ओलंपिक पदक जीता था वो साक्षी मलिक था। और जो सबसे पहले भारतीय कोई भी महिला जो पहली भारतीय थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता था तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत बोलते हैं इसको दोस्तों। अनिश्चितता का सिद्धांत या हाइजेनबर्ग का सिद्धांत से फेमस है ये, इसीलिए आप याद कर सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, स्टार लगा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नील विद्रोह, विलियम हैक्स, न्यूटन के तो आपको नियम पता ही होंगे। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जी हाँ। और जी नेक्स्ट हम बात करते हैं नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। नील विद्रोह जो हुआ था, नील विद्रोह का जो संबंध है, लोग मोस्टली इसका संबंध जो है बिहार से निकाल देते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करता है। नील विद्रोह का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जी हाँ। नील की खेती का विरोध जो किया गया था वो किया गया था वहाँ पर, आप बिहार से ले जा सकते हो, लेकिन जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था पश्चिम बंगाल में, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से संबंधित है? खेड़ा सत्याग्रह, जहाँ पर अब मैं खेड़ा सत्याग्रह का मुझे कुछ याद आ रहा है, और सबसे पहले आप याद कर लीजिए खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? ये उत्तर प्रदेश से। और मैं बात करूँ ये खेड़ा सत्याग्रह का जो मतलब ये इसका अपने मतलब इसको जो चलाया था वो चलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे खेड़ा सत्याग्रह में। और मैं बात करूँ इनको जो सरदार की उपाधि दी थी वो इसी सत्याग्रह में यहाँ की महिलाओं ने दी थी, जी हाँ। और ये सत्याग्रह में भी 1928 के आसपास का है, जी हाँ। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? लागू की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये एक्ट पारित कब हुआ था? ये बात जो है, दो शब्द होते हैं, एक तो लागू होता है और एक लाया कब गया था। तो अब मैं लागू की यहाँ पर पूछ किसकी रहा है, वो लागू की पूछ रहा है, इसलिए 1974 है। ये लागू 1974 में हुआ था। और अगर मैं बात करूँ ये लाया कब गया था, ये 1972 में लाया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट हम हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? पागलपंथी सत्याग्रह, ये मतलब थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है सुनने में, लेकिन इम्पोर्टेंट है। पागलपंथी सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है पागलपंथी सत्याग्रह, जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल। केरल में पेरियार नदी निकलती है और साइलेंट वैली यहाँ पर स्थित है। बिहार की मैं बात करूँ, बोध गया बौद्ध धर्म का संबंध यहाँ से ही है मोस्टली। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर है। और क्या बोलते हैं पाटलिपुत्र पटना मतलब, और चंद्रगुप्त मौर्य का भी संबंध यहाँ से रहा है। और महाराष्ट्र में हम बात करें महाराज छत्रपति शिवाजी जी का जो है ये राज्य स्थल रहा है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? तो दोस्तों आपने सुना होगा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, प्रधानमंत्री या किसी के भी खिलाफ लाया जाता है, तो कि हमें ये सरकार पसंद नहीं है तो उसको अपन अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। और उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मतलब किसी पद पर बैठे किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस सबसे पहली बार कब हुई थी, ये क्वेश्चन आता है। तो ये सबसे पहली बार हुई थी 1963 में, जी हाँ। अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार जो लाया गया था वो 1963 में लाया गया था।
और लोकसभा में लाया जाता है। जी हाँ, हालांकि ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मनी बिल की, यहाँ पर मनी बिल की बात करूं, मनी बिल का जो विवरण है वो 280 में है, आर्टिकल 280 में। और मनी बिल की अगर मैं बात करूं कि मनी बिल धन विधेयक किस जो है सदन में लाया जा सकता है, वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा केवल उसमें परमिट कर सकती है, ना नहीं कर सकती, केवल परमिशन की आज्ञा रहती है राज्यसभा को, ना ही एडिट कर सकती है, उसमें कुछ सजेशन दे सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मनी बिल किस सदन में सबसे पहले लाया जाता है, वो लोकसभा में लाया जाता है, और उसी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें। और हस्ताक्षर कौन करता है मनी बिल पर, हस्ताक्षर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, अध्यक्ष करता है हस्ताक्षर, जी हाँ, सिग्नेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो स्थित है वो है हमारा पश्चिम सिक्किम में। जी हाँ, सिक्किम में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, और ये नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सिक्किम को। और हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय, तो यहाँ पर सिक्किम की राजधानी की बात करें गंगटोक है इसकी राजधानी, और राजधानी आपको याद होंगी मोस्टली। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर नोकरेक है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है। शालीमार बाग दोस्तों बहुत फेमस है, ये क्या बोलते हैं अकबर, ये जी हाँ, ये बौद्ध धर्म के टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस है शालीमार बाग, और ये श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब अलग हो गए हैं, ये आपको पता ही होगा। और यहाँ पर मुंबई हमारा कोस्ट गार्ड एरिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। पंढरपुर शहर आपने शायद सुना ही ना हो, तो आप नदी क्या बताओगे। तो पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये रट लीजिए, भीमा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भीमा नदी के किनारे पंढरपुर शहर स्थित है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, जी हाँ, पूछा गया क्वेश्चन है किसी परीक्षा में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ सर दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है, तो दोस्तों याद है कृष्णा नदी पर जो बांध बना है वो नागार्जुन सागर बांध बना है। कौन सा बना है, नागार्जुन सागर बना है कृष्णा नदी पर कि यहाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बृहत संहिता के लेखक कौन है। बृहत संहिता के जो लेखक हैं वो हैं बारामहीर। जी हाँ, ये बुक जो लिखी थी बृहत संहिता, वो किसने लिखी थी, वो बारामहीर ने लिखी थी। और कालिदास की तो बहुत सारी अभिज्ञान समुद्रतलम, मालविका अग्निमित्रम, और जो संस्कृत में जिनके टाइटल मिलेंगे ना मोस्टली कालिदास जी की मिलेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्यभट्ट ने किसकी खोज करी थी। आर्यभट्ट ने हमारे जीरो की खोज करी थी हमारे इंडिया में। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। फॉल्स स्टार्ट शब्द जो है किस खेल में यूज़ किया जाता है, वो एथलेटिक्स में यूज़ किया जाता है, दौड़ने मतलब जो है मूवमेंट वाले खेलों में यूज़ किया जाता है, मोस्टली एथलेटिक्स बोल सकते हो आप उसे। जी हाँ, बेस्ट ये है, एथलेटिक्स में यूज़ किया जाता है फॉल्स स्टार्ट। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात जो स्थित है ये दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं राउरकेला कहाँ पर है, सॉरी राउरकेला तो उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में है। और जी हाँ, झारखंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल बोलते हैं रामगुंडम ताप विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। रामगुंडम, तो ये थोड़ा नाम से ही थोड़ा आप कर लोगे कि ये साउथ से संबंधित है, और साउथ में पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सबसे पहली बात साउथ से संबंधित है तो ऑप्शन आपको दो ही दिख रहे हैं कि आंध्रा और केरला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो ही नहीं सकते। तो रामगुंडम में आप केरला लगाने में थोड़ा इंटरेस्टेड इसलिए हो गए क्योंकि वो श्रीलंका के आसपास है, तो थोड़ा राम जी का थोड़ा फीलिंग्स आ जाए तो हो सकता है लगा दो, लेकिन नहीं, इसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। भीमा परियोजना जो स्थित है वो पावना नदी पर स्थित है, पावना। जी हाँ, पावना नदी पर स्थित है भीमा परियोजना। और भीमा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, वो पंढरपुर शहर स्थित है। आपको ऊपर में पढ़ा चुका हूँ, पंढरपुर याद रख लेना, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए एक बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये है गोदावरी नदी पर। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध, नर्मदा नदी
पर बहुत सारे बांध हैं। ये इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार पर सरोवर बांध है इधर गुजरात साइड में नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से दोस्तों, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसके साथ में ही सोन नदी निकलती है। जी हाँ, नर्मदा और सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये है इंडियन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट। कहाँ पर स्थित है, ये है हैदराबाद में। जी हाँ, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये है हैदराबाद में। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंबई में दोस्तों बहुत सारी बैंक्स के हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। ऐसे करके बहुत सारे बैंक्स के मोस्टली बैंक्स के हेडक्वार्टर आपको मुंबई मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोमपे किस नदी के किनारे स्थित है। नोमपे किस नदी, ये एक शहर का नाम है नोमपे, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये मेकोंग नदी के किनारे स्थित है, मेकोंग। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये इंदिरा गांधी, ये याद रख लेना, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज ये करता है दिल्ली कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको क्वेश्चन को रखा जाता है। और इसका जो आंसर बनता है वो हमेशा भोपाल है, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में स्थित है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना इसको, कि आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है। आज जो क्रिकेट मैच हम देखते हैं, आज जिस क्रिकेट मैच को जिस रूप में भी हम देखते हैं, तो उसका जनक किसको माना जाता है। क्रिकेट का जनक हम देश के रूप में तो हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि देश के रूप में जो जानते हैं वो इंग्लैंड को माना जाता है क्रिकेट का जनक। लेकिन इंसान के रूप में भी जाना जाता है किसी को, तो इंसान कौन है जिसने क्रिकेट का जनक माना जाता है, वो है WG ग्रेस। जी हाँ, WG ग्रेस जो हैं यहाँ पर क्रिकेट के जनक माने जाते हैं। आप याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक दिवसीय क्रिकेट, वनडे क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है। वनडे मतलब 50-50 ओवर का जो मैच खेले जाते हैं उसका जनक किसे माना जाता है। वनडे क्रिकेट का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है कैरी पैकर को। जी हाँ, कैरी पैकर को माना जाता है वनडे क्रिकेट का जनक। और अगर अपन ऑल फॉर्मेट क्रिकेट को माने तो ऑल फॉर्मेट क्रिकेट का जनक जो माना जाता है वो WG ग्रेस को माना जाता है। और वनडे क्रिकेट का माने तब कैरी पैकर को माना जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था। मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है या सामाजिक प्राणी है, ये कहा था अरस्तु ने। जी हाँ, एरिस्टोटल ने कहा था ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी हाँ, नेक्स्ट अरस्तु। और नेक्स्ट हम बात करें शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करें कि हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है। हवा का बाष्प घनत्व की अगर हम बात करें दोस्तों, हवा का बाष्प घनत्व जो रहता है वो रहता है 14.4। जी हाँ, 14.4 होता है हवा का बाष्प घनत्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1992 में हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। और अगर मैं बात करूँ इसके लिए एक्ट कौन सा आया था, एक्ट आया था 1990 में। जी हाँ, 1990 में इसका एक्ट आया था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनमें से ही एक ये इम्पोर्टेंट है कि सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ये है साउथ अफ्रीका। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है। और अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो इंग्लैंड में जो है एक फेमस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेडियम है जिसको क्रिकेट का मक्का या जिसको क्रिकेट का तीर्थ कहा जाता है, वो स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है जिसको लॉर्ड्स कहते हैं। लॉर्ड्स किसका कहते हैं, लॉर्ड्स कहते हैं क्रिकेट का मक्का या क्रिकेट का तीर्थ स्टेडियम कहते हैं। जी हाँ, लॉर्ड्स को इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। बाबर ही था जो जिहाद का जो शायद प्रवर्तक माना जाता है। और यहाँ पर लेकिन ये कन्फर्म है कि जो सबसे पहले जो जिहाद का जो नारा दिया था, जो सबसे पहले दिया था, वो किसने दिया था, वो दिया था बाबर ने। ये भी आप याद रखना। और ये किस युद्ध में दिया था,
ये नारा दिया था दोस्तों खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। और मैं अगर बात करूं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, ये बाबर ने ही किया था, वो 1526 में किया था। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जी हाँ, लोदी के बीच हुआ था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं। और पानीपत दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये पानीपत क्षेत्र आज प्रेजेंट में कहाँ पर स्थित है? ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा में। और ये पानीपत एक जिला है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? नेपाल की जो संसद है, जो मतलब इंडिया की जो संसद है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, संसद ही कहते हैं। और पर नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? वो कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। जी हाँ, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहते हैं। तो जातीय पंचायत किसकी संसद को कहते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जातीय पंचायत किसकी संसद को कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों, अब ये बांग्लादेश की पंचायत संसद को कहते हैं जातीय पंचायत। और हम बात करें कांग्रेस किसकी जो है संसद को कहते हैं? कांग्रेस जो कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर सबसे पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था जिन्होंने भारत की यात्रा करी थी? वो थे दोस्तों डोवाइट डी आइजनहोवर। जी हाँ, डोवाइट डी आइजनहोवर थे वो पहले राष्ट्रपति जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बराक ओबामा तो दोस्तों अभी ये 2012-13 की बात है, और जॉर्ज बुश भी उनसे पहले की बात है। लेकिन ये डोवाइट डी आइजनहोवर जो थे, ये सबसे पहले जो है भारत में राष्ट्रपति आए थे। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बात करते हैं थुम्बा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? थुम्बा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये प्रशिक्षण मतलब यहाँ पर रॉकेट्स का प्रशिक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? डीआरडीओ या इसरो के द्वारा। मान लो डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है मोस्टली। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये केरला में स्थित है, थुम्बा। जी हाँ। और ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। क्या बोलते हैं? ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है डीआरडीओ का एक और जो है प्रक्षेपण केंद्र, सॉरी ये टेस्ट रेंजिंग फायरिंग टेस्ट रेंज जो है महाराष्ट्र में ट्राम्बे में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हरियाणा के झज्जर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? झज्जर एक जिला है हरियाणा में, वहाँ से हुई थी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में सबसे पहली बार जो लोकपाल बिल पारित हुआ था वो हुआ था 2013 में। आपको याद होना चाहिए कि 2011 या 12 के आसपास की बात है, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत भयंकर आंदोलन चला था जिसमें अन्ना हजारे लीडर थे। और वहाँ पर सब लीडर जो मान लो ये अपने अरविंद केजरीवाल, कुमार बिस्वाल, बहुत सारे लोग थे, किरण बेदी वगैरह। तो उसमें से जो आज जो हमारी पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेहरे आज हम देखने को मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम। तो ये दोस्तों ये लोकपाल के लिए ही जो था धरना किया गया था 2011-12 के आसपास। तो सबसे पहले लोकपाल बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 2013 में। ये उसी से संबंधित है। जी हाँ। और 2014 में दोस्तों हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली बार 2014 में आई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है श्रीलंका का? तो ये है दोस्तों वॉलीबॉल, जो हाथ से खेला जाता है। वॉलीबॉल एक 5-5 खिलाड़ी का जो होता है गेम होता है मे बी। और इसमें एक बीच में क्या बोलते हैं, एक नेट लगा हुआ होता है, उसको शायद गिरने नहीं देते हैं। मेरे को ज़्यादा खेल के बारे में जो नॉलेज नहीं है, लेकिन संख्याओं के बारे में मालूम है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है दोस्तों हॉकी, ना कि क्रिकेट। क्रिकेट लोग पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ना कि क्रिकेट। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, और यह कथन किसने कहा था? मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, ये किसने कहा था? ये कहा था कल्पना चावला ने। जी हाँ, कल्पना चावला ने कहा था। लोग यूरी गागरिन को थोड़ा टिक करेंगे, लेकिन इसका आंसर यूरी गागरिन नहीं होगा, इसका आंसर होगा कल्पना चावला। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बछेंद्री पाल
सुनीता विलियमसन, ये सारी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। अल हिलाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था वो किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र की जो है शुरुआत करी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना तो आप जानते ही हो, पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं ये एम ए जिन्ना। और जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। किस खेल में विजेता जो जीतता है उसको कौन सा टाइटल दिया जाता है, उसको जो टाइटल दिया जाता है वो भारत केसरी दिया जाता है। तो वो कौन सा खेल है, वो है कुश्ती। जी हाँ, दूध दूध खाद का खेल कहा जाता है इसको। दूध घाट की नगरी जो है हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा से मोस्टली, ऐसा नहीं है कि वहीं से निकलते हैं, लेकिन मोस्टली जो वहाँ से निकलते हैं जी प्लेयर जो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत के सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है दोस्तों पंकज गुप्ता। जी हाँ, किसको दिया जाता है, पंकज गुप्ता को दिया जाता है हॉकी एम्पायर होने का श्रेय। नेक्स्ट हम बात ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है। टाई ब्रेकर जो शब्द जो यूज़ किया जाता है वो कौन से खेल में यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों हॉकी में। और आपने बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग जो क्या बोलते हैं खेलों में प्रयोग किए जाते हैं और क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मुझे एक क्रिकेट का एक फेमस शब्द याद आ रहा है, एक इसको गली बोलते हैं। गली जो होता है, और एक होता है सिली पॉइंट होता है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिली पॉइंट, गली, ये दोनों चीज़ें किस में यूज़ की जाती है, क्रिकेट में यूज़ की जाती है। और टाई ब्रेकर जो होता है वो हॉकी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेली हेलीविड का हेलीविड का मंदिर कहाँ पर स्थित है। हेलीविड का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये है दोस्तों कर्नाटक में। जी हाँ, कर्नाटक राज्य में स्थित है हेलीविड का मंदिर। और हेलीविड के बाद मुझे गुजरात का याद आ रहा है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। जी हाँ, और मुझे कोणार्क उड़ीसा का पता ही है आपको कि नरसिंह बर्मन ने उसका जो है स्थापना करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। डेवर। जी हाँ, डेवर जो है थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक माने जाते हैं। और डेवर, जी हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना आप। थर्मल फ्लास्क जिसमें हम चाय या कोई भी गर्म चीज़ भर लेते हैं तो जैसी की तैसी गर्म रखी रहती है, वो एक बहुत कम मतलब एक लेस टाइम में वो क्या बोलते हैं बहुत धीरे धीरे जो है ठंडी होती है। हालांकि ठंडी होती है, उसमें भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम में ठंडी होती है। हम्पी हम्पी से मुझे याद आ रहा है विजयनगर साम्राज्य। और हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है राजधानी हुआ करती थी, और जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी थी। और जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करें मैक्सवेल करी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस इंजन की खोज लोग लगा देते हैं यहाँ पर। एक हालांकि डीजल इंजन की खोज जो करी थी वो एडोल्फ डीजल ने करी थी, लेकिन गैस इंजन की जो खोज करी थी वो करी थी डेम्बलर ने। जी हाँ, डेम्बलर ने गैस इंजन की खोज करी थी। और आजकल तो सीएनजी बहुत ज़्यादा चल रहा है, सीएनजी गैस इंजन से संबंधित है। स्टीफन फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के दाएं हाथ के दो नियम दिए थे। और फंक तो आप जानते ही हो। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ बोली गई है, यहाँ पर प्रधानमंत्री बोला गया। आप गौर करिएगा, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बोला गया, ना कि प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट नहीं बोला गया है, प्राइम मिनिस्टर बोला गया है। प्रेसिडेंट जो थे बांग्लादेश के सबसे पहले वो थे, आज जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश की शेख हसीना, उनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान जी थे, प्रेसिडेंट थे। क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की तो वो थे ताजुद्दीन अहमद, ये थे प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा नहीं होता जितना प्रेसिडेंट का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो स्थित है, काली के मंदिर से याद रखना थोड़ा, काली के मंदिर से याद रख सकते हैं कोलकाता। जी हाँ, काली मंदिर के नाम से कोलकाता याद रख सकते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया था। हालांकि ये पता होगा आपको कि नाहरगढ़ है कहाँ पर। नाहरगढ़ जो है क्या बोलते हैं जयपुर में स्थित है। और ये बनवाया किसने था, ये बनवाया था दोस्तों ये सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जयपुर शहर राजस्थान में स्थित है। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं
अकबर और महाराणा प्रताप की एक लड़ाई भी हुई थी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण करवाया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि ये कहाँ पर स्थापना हुई थी काली मंदिर, तो कोलकाता। जी हाँ। और अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना किसने करी थी, ये करी थी रानी रासमणी ने। रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर की का निर्माण करवाया था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। और हम बात करें कि 20 मार्च के दिन 8 फरवरी, 20 जनवरी नहीं, 10 अगस्त नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बगलियार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलियार बांध परियोजना जो स्थित है ये चेनाब नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। झेलम, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है और ये अपना पाकिस्तान में जाती है लास्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो था दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी थे जो अंतिम राजा थे सिख साम्राज्य के अंतिम राजा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं रणजीत सिंह और दिलीप सिंह में। तो वो ना नहीं समझ पाते कि रणजीत सिंह किस टाइम के राजा थे और दिलीप सिंह किस टाइम के राजा थे। खड़क सिंह भी थे राजा। जी हाँ। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा याद रखना कि दिलीप सिंह अंतिम सिख राजा थे। नेक्स्ट बात करते हैं लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? लोकशाही सरकार की कल्पना सबसे पहले किसने करी थी? ये रूसो ने करी थी। किसने करी थी? रूसो। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा लेकिन इम्पोर्टेंट है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर क्या है बांग्लादेश का? यह है वाटर लिली। यह सफ़ेद कलर की होती है वाटर लिली जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। वाइट कलर की वाटर लिली। कमल क्या है? कमल जो है हमारे जो है इंडिया का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल क्या है? अच्छा, आपने बांग्लादेश का बता दिया कि वाटर लिली है और ब्लू वाटर लिली जो है ये श्रीलंका का है। ये कंफ्यूज करेगा दोस्तों आपको, इसीलिए आपको ये मैं थोड़ा ट्रिक से बता देता हूँ कि आपको ब्लू वाटर लिली कहाँ पर मानना है और वाटर लिली कहाँ पर मानना है। ब्लू से समझ लेना आप। ब्लू मतलब ब्लू किसका कलर होता है? ये ब्लू कलर होता है पानी का। तो पानी में कौन सा देश स्थित है? वो है श्रीलंका। तो इसलिए आप मान लेना ब्लू वाटर लिली कहाँ का है? ये श्रीलंका का है। और सिंपल वाटर लिली जो है वो बांग्लादेश का है। दो ही है तो दो ही में कन्फ्यूज़न होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? मैथन जो जल विद्युत परियोजना है वो है दोस्तों झारखंड राज्य में। जी हाँ। मैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये है झारखंड राज्य में और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना है। और ये माता टीला परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी परियोजना है लेकिन जो अभी लेटेस्ट पूछा गया है कि एग्जाम में माता टीला परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेपाल का संविधान कब लागू किया गया था? नेपाल का जो संविधान जो लागू हुआ था, नेपाल का जो संविधान लागू हुआ था वो लास्ट अभी जो बहुत बार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि नेपाल अभी स्वतंत्र हुआ तो बहुत टाइम पहले। लेकिन अभी तक क्या था कि नेपाल में जो है राजशाही शासन था, राजा का शासन हुआ करता था। तो वहाँ पर कोई संविधान नहीं था। लेकिन अब राज शासन ख़त्म हो गया है तो उन्होंने संविधान बनाया और लागू किया है। इसीलिए 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान जो है लागू हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेपाल की सबसे लंबी नदी। नेपाल देश की सबसे लंबी जो नदी है वो है कर्णाली। कर्णडाली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। और मैं थोड़ा ट्रिक से याद कराऊँ तो आप जो है आपको भारत का नक्शा याद होगा और आप ये समझ लो कि यहाँ पर नेपाल बसा है तो यहीं पर एक इंसान का किसी का कान होता है तो कान से संबंधित समझ लो कर्णाली नदी है। जी, कर्णाली नदी नेपाल की जो है सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जी हाँ, फ्री में सिलेंडर बांटने वाली जो योजना थी वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से हुई थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत। नेक्स्ट बात में भी इसकी शुरुआत जो हुई थी ये उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से हुई थी। जी हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये है 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद। विधान परिषद का तात्पर्य दोस्तों ये है कि आप सेंट्रल की भाषा में कहो तो ऐसे कौन से भारत के राज्य हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं?
लोअर लेवल पर उन्हें कहा जाता है विधानसभा और विधान परिषद कहा जाता है। जो सेंट्रल लेवल पर लोकसभा राज्यसभा कहा जाता है, राज्य लेवल पर विधानसभा और विधान परिषद कहा जाता है। तो ये ज़्यादा राज्य नहीं है भारत में, ये केवल 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद भी उपस्थित है। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत के स्तर पर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो करता है ये ग्राम सेवक करता है। जी हाँ। पंचायत के स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मतलब राज्य सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो पंचायत के स्तर पर कौन होता है, वो होता है ग्राम सेवक। जी हाँ। ना कि बीडीओ, ना ही मुखिया। मुखिया तो खैर परमानेंट होगा ही क्या, क्योंकि ये तो 5 साल के लिए बनता है। और ना ही सरपंच होगा कि ये 5 साल के लिए रहता है। लेकिन आप कन्फ्यूज़ बीडीओ और ग्राम सेवक में होंगे, तो ग्राम सेवक जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी। भारत में जो लोकपाल बिल जो लाया गया था वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, पर 2013 में लाया गया था। और भारत में जो पहले लोकपाल की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 2019 में। और आपको मैं उनका नाम भी बता देता हूँ कि उनका नाम क्या था। उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। यह पिनाकी चंद्र घोष था भारत के पहले लोकपाल जो बने थे, पिनाकी चंद्र घोष। याद रखना, ये बिल आया था 2013 में और नियुक्ति जो हुई है मतलब जो पहली जो नियुक्ति हुई है वो 2019 में हुई है, पिनाकी पीसी घोष जी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मारफती किस देश का पारंपरिक लोकगीत है। मारफती किस देश का पारंपरिक लोकगीत है। ये जो लोकगीत है ये है दोस्तों बांग्लादेश का। जी हाँ। बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है मारफती। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं और नेपाल, म्यांमार, ये आसपास के देश हैं। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूटान का राष्ट्रीय पक्षी। अब भूटान की बात, तो हालांकि भूटान की इसलिए बात नहीं की जाती क्योंकि ये भूटान भारत के सानिध्य में रहने वाला देश है। और इसका लेकिन इसके कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं कि भूटान का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौआ है। काला कौआ मान लो, और मान क्या लो है ही। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बिजली जो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं, वो किसको कहते हैं, वो भी भूटान को कहते हैं। जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्रकवि हैं। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्रपति थे कहाँ के। राष्ट्रकवि, पति नहीं, राष्ट्रकवि जो थे ये कहाँ के राष्ट्रकवि थे। ये काजी नजरुल इस्लाम ये बांग्लादेश के राष्ट्रकवि थे। जी। बहुत फेमस जो पोइट्री रही हो, बहुत फेमस जो है इनके कवि रहे हैं ये। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तनाख, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ये ग्रंथ की बात है, ना कि धर्म है। लेकिन ये तनाख जो है किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ये जो है ये यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तनाख यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे हमारा हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है क्या बोलते हैं अपना गीता है, रामचरितमानस है। और अपने ये मुस्लिम धर्म का जो है अपना कुरान हो गया, और ईसाई धर्म का एक बाइबल हो गई। इसी तरीके से तनाख किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने सुन रखा होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है। कैंडियन जो नृत्य शैली है, कैंडियन का तो मैं आपको याद करा सकता हूँ कि कैंडियन जो है ना श्रीलंका की नृत्य शैली है। कैंड के नाम से एक कैंडी ले लो आप, कैंडी रहती है। कैंडी सब क्या बोलते हैं, अभी नहीं काफ़ी टाइम पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। कैंडी एक जगह है श्रीलंका में जो श्रीलंका की पहले राजधानी हुआ करती थी, कैंडी। जी हाँ। इसलिए कैंडियन को आप रिलेट कर सकते हो श्रीलंका से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है। नेपाल जो विभाजित है वो कितने प्रांतों में है। वो विभाजित है दोस्तों 7 प्रांतों में। मतलब इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि नेपाल में कितने जो है स्टेट हैं। जैसे हमारे भारत में 28 स्टेट हैं और नेपाल में कितने स्टेट हैं, तो वो हैं नेपाल में 7 स्टेट हैं। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच स्थित है। फ्रेंडशिप हाईवे जो बनाया गया है वो कौन कौन से देश के बीच बनाया गया है, वो है चीन और नेपाल के बीच बनाया गया है फ्रेंडशिप हाईवे। और अगर मैं बात करूँ चीन और पाकिस्तान के बीच कौन सा वो क्या बोलते हैं राजमार्ग बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है सीपैक। क्या बनाया जा रहा है, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य बना था। म्यांमार मतलब कब स्वतंत्र हुआ था। कुल मिला के बात ये है कि म्यांमार जो है, अब तो हालांकि इसमें आर्मी का शासन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन अभी जो है ये स्वतंत्र कब हुआ था। म्यांमार जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 1948 में। हमसे 1 साल बाद जो है ये स्वतंत्र हो गया था। मतलब हम 1947 में हुए थे और ये 1948 में हुआ था। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। ये अफीम युद्ध का तो दोस्तों स्टोरी है इसकी, क्या कहते हैं, इंग्लैंड वाले जो थे अपने इंडिया से या कहीं से भी जहाँ भी इनका शासन था, तो वहाँ से ये क्या बोलते हैं, वहाँ से ये अफीम का व्यापार करना चाहते थे। लेकिन चाइनीज़ लोग बीच में आते थे, मतलब चाइना बीच में पड़ता था, तो इसके लिए उन्होंने चाइनीज़ लोगों को ही अफीम का आदी बना दिया। और इसीलिए चाइनीज़ लोग या चाइनीज़ के वहाँ के राजा जो थे वो बहक गए कि यार हमारे लोगों को ही बिगाड़ रहे हो तुम लोग। तो उस टाइप से तो उन्होंने फिर यहाँ पर अफीम युद्ध हुआ चाइना और इंग्लैंड के बीच में। ये थोड़ा एक मैंने थोड़ा शॉर्ट में स्टोरी आपको बताई है कि चाइना और इंग्लैंड के बीच में हुआ था अफीम का युद्ध। अफीम की खेती के मतलब उसको ट्रांसफ़र करने के लिए या इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चक्कर में उन्होंने उनको खिलाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। कन्नौज, जी हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1540 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले एक और युद्ध हुआ था, वो हुआ था चौसा का युद्ध। दो ही फेमस युद्ध हैं इनके। चौसा का युद्ध है ये हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था, और अगली साल 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम बोलते हैं विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है। विल्सन रोग जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोग के बारे में किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं जो है। इसमें तो और ज़्यादा हार्ड पूछा गया है कि विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है, मतलब क्या किसकी मात्रा बढ़ जाती है शरीर में तब हमें विल्सन रोग होता है। तो ये कॉपर की अधिकता के कारण जो है हमें विल्सन रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी। ब्रिटिश राज और अफगान जो है आदिवासियों के बीच, अफगानिस्तान के आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी। ये लड़ी गई थी सारागढ़ी का युद्ध। तो दोस्तों अभी आपने अक्षय कुमार की लेटेस्ट में अभी एक मूवी आई थी केसरी। जी हाँ, केसरी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें उन्होंने बनाई है। उसमें भी यही जो लड़ाई है इसी लड़ाई के ऊपर वो पूरी मूवी बनी है, सारागढ़ी की लड़ाई। उसमें अफगान और जो ब्रिटिश शासन की तरफ से जो लड़ रहे थे वो भारतीय सिख थे। जी हाँ। तो यहाँ पर उनके जो बलिदान थे तो उनके लिए वो मूवी को बनाया गया उस टाइम को याद करने के लिए। जी हाँ, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रथम सर्च इंजन आर्काइव के संस्थापक कौन थे। प्रथम सर्च इंजन मतलब सबसे पहले बात तो सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र की बात नहीं कर रहा है दोस्तों। ब्राउज़र अलग चीज़ होती है, इंजन अलग होता है। आप ब्राउज़र की बात करोगे, ब्राउज़र में आपका आता है ओपेरा ले लो, क्रोम ले लो, ये ब्राउज़र है जिनके माध्यम से होता है। और अंदर जाके जब आप गूगल डालते हो ना, जब कोई भी चीज़ सर्च होती है तो गूगल के द्वारा होती है, तो वो हैं आपके सर्च इंजन। क्या है वो? सर्च इंजन है। तो यही रीज़न है कि सर्च इंजन के सबसे प्रथम सर्च इंजन कौन सा था? आर्काइव था सबसे पहली बात, आर्की। तो इसकी आर्की के संस्थापक कौन थे? सर्वप्रथम जो है क्या बोलते हैं, सर्च इंजन आर्की के जो संस्थापक थे वो थे एलन एमटेज थे। जी हाँ, कौन थे? एलन एमटेज। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे। जी हाँ, रक्षा मंत्री उस टाइम पे 1971 के जो युद्ध के समय जो रक्षा मंत्री थे वो थे, पाकिस्तान युद्ध के जो समय रक्षा मंत्री जो भारत के थे वो थे कौन थे हमारे? ये थे हमारे बलदेव सिंह। जी हाँ, कौन थे? बलदेव सिंह जी थे भारत पाकिस्तान युद्ध के रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो की हत्या के किस स्थान पर करी गई थी। लॉर्ड मेयो एकमात्र शासक जिसकी हत्या जो है भारत के मतलब सीमा से बाहर करी गई थी वो थी, एकमात्र तो नहीं बोलेंगे, पहली ही बोल सकते हैं। तो लॉर्ड मेयो की हत्या करी गई थी, वो भी कहाँ पर करी गई थी? ये करी गई थी पोर्ट ब्लेयर पर। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी थी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी जो थी वो थी सुरमा। अब एक बात बताओ, इसको मैं याद कराने की थोड़ी सी आपको ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि बांग्लादेश जो है वो आप भी जानते हो कि ये किसका हिस्सा था, ये पाकिस्तान का हिस्सा था।
और आपको किसी के अंदर से निकलने के लिए आपको ताकत चाहिए होती है। तो आपके अंदर ताकत होगी तभी आप उसमें से अलग हो पाओगे। तो बांग्लादेश जब अलग देश बना तो अपने दम पर ही बना होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं सूरमा रहे होंगे बांग्लादेश में। तो कोई ना कोई सूरमा ज़रूर रहा होगा। सूरमा थे उनके, क्या बोलते हैं, शेख हसीना जी के पिताजी थे मुजीबुर रहमान जी, सूरमा ही मान लो उन्हें, तो उनको सूरमा कह लो। तो सूरमा नदी जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये इसका कोई लिंक नहीं समझना, ये ओनली शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है वो महावेली गंगा है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। और इसमें लोग थोड़ा बेन गंगा और राम गंगा में कन्फ्यूज़ होंगे। ये राम गंगा हमारे इंडिया में नहीं है, और ये बेन गंगा जरूर है। ये हमारे इंडिया के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है बेन गंगा। जी हाँ, रामेश्वरम गंगा ये भी कोई नदी नहीं है हमारे इंडिया की। और यहाँ पर महावेली गंगा ही है जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अब वहाँ पर हमने बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर राजा का शासन हट गया था 2014 या 15 के आसपास। तो उसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाए जाने थे। तो प्रधानमंत्री जो कौन बने थे सबसे पहले नेपाल के, वो बने थे दोस्तों विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो बने थे वो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल जो आत्मकथा है ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है दोस्तों दलाई लामा की। जी हाँ, दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल। जी हाँ, पंडित नेहरू की भी आत्मकथा तो नहीं पता, लेकिन इनकी बहुत सारी बुक है कि इंडियन इंडिपेंडेंस वगैरह, बहुत सारी बुक्स हैं इनकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक मैं इसमें दोस्तों अब कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा इनको तो ये वन लाइनर फॉर्म बिल्कुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी होता है या शाकाहारी? तो लोग शाकाहारी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वो प्राथमिक पढ़ेंगे, आगे उपभोक्ता नहीं पढ़ेंगे। उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूम करने वाला, उपभोक्ता मतलब खाने वाला। उसको उगाने से कोई मतलब नहीं है, उसको बनाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सिर्फ खाने में इंटरेस्ट होता है उपभोक्ता। ठीक है, कि कैसे बनी वो चीज़, कहाँ बनी, ये इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है तो वो मांसाहारी होगा हमेशा। कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वो मांसाहारी होगा। अगर प्राथमिक चेन मानी जाए तो वो सबसे पहले घास उगेगी, घास को क्या बोलते हैं, हिरन खाएगी, या सॉरी घास को बकरी खाएगी, बकरी को फिर जो खाता है इंसान खाता है, इंसान खाएगा बकरी को, या कोई भी खाएगा। तो उपभोक्ता जो होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, वो होगा क्या बोलते हैं अपना मांसाहारी होगा। जी ये कन्फर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे वो थे वीर सावरकर। जी हाँ, वीर सावरकर। लोग चापेकर बंधु को लगा देते हैं क्योंकि इनका नाम ज़्यादा सुना रखा है, और वीर सावरकर का इतना योगदान माने मतलब सुना नहीं होता है तो सबका ही योगदान, लेकिन सुना नहीं होता है किसी बच्चे ने। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों एक मिनट, चंद्रशेखर आज़ाद की मैं थोड़ा अगर डिस्कस करूँ, चंद्रशेखर आज़ाद का काकोरी ट्रेन डकैती में जो योगदान था, और चापेकर बंधु, भगत सिंह का जो है असेंबली में बम फेंका था इन लोगों ने, तो ये थोड़ा घटनाएं थोड़ी रिलेटेड हैं इनसे। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये फेमस मंदिर है दोस्तों, बहुत फेमस मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। जी हाँ, लोग इसको इंडिया में लगा देते हैं और ये गुजरात साइड लगा देते हैं इसको टिक। जी हाँ, लेकिन ये इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। मिथुन नामक पशु, मैंने दोस्तों लोगों को पढ़ाया है इसलिए मुझे थोड़ा पता है कि कहाँ क्या समझ लेते हैं। आप सोचते हो कितना बता देते हैं सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? मिथुन नामक जो पशु नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है? पशु की एक नस्ल है, सबसे बड़ी बात ये मिथुन एक पशु की नस्ल है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है जो है मिथुन नाम की जो नस्ल है। और मैं बात करूँ मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल है,
और हिमाचल प्रदेश की आप सिक्किम की ले लो, गंगटोक ले लो, बहुत सारी आपको राजधानियाँ याद कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो बहुत पूछने के चांस रहते हैं। सस्थामकोटा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सस्थामकोटा झील भारत के किस राज्य में है? तो ये जो स्थित है सस्थामकोटा झील, ये केरला राज्य में स्थित है सस्थामकोटा झील। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्धा। वर्धा जो गांधी जी से संबंधित आश्रम है, ये वर्धा का आश्रम। और वर्धा एक साबरमती, दो ही आश्रम गांधी जी से संबंधित थे। तो वर्धा का ये आश्रम कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित? महाराष्ट्र में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्धा का आश्रम। और मैं बात करूँ कि गुजरात में हमारा साबरमती आश्रम है, क्या बोलते हैं, अहमदाबाद में, वो भी गांधी जी से संबंधित है। जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? जैमिंग जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? ये है लॉन टेनिस से संबंधित है जैमिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो शब्द दोस्तों मैं कराता हूँ उसको लिख लिया करो और इसको याद कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इतना जो है स्पोर्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा जितने शब्द कंफ्यूज करते हैं। अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी झील जो है स्थित है, वो स्थित है अष्टमुडी झील, वो है केरला राज्य में स्थित है। केरला, तमिलनाडु में नहीं है, केरला राज्य में स्थित है अष्टमुडी झील। जी हाँ, नेक्स्ट नाम से तमिलनाडु में लग रही है। चैल हिल रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? चैल हिल रेलवे स्टेशन जो स्थित है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। चैल हिल रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से? कॉक्स शब्द का संबंध जो किस खेल से? ये है दोस्तों नौका दौड़ से संबंधित। कॉक्स शब्द का संबंधित नौका दौड़ से संबंधित है। और मैं बात करूं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो है क्या बोलते हैं मुख्यालय है, वो है दोस्तों, जो मुख्यालय है वो है अपना एम्स्टर्डम जो है एम्स्टर्डम में है। और मैं बात करूँ लंदन में क्या है? द हैग, लंदन में जो स्थित है द हैग, लंदन में आईसीजे का हेडक्वार्टर स्थित है। जी, पेरिस फ्रांस में भी आपको पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाली यात्रा उत्सव कहाँ पर का संबंध किस राज्य से? वाली यात्रा जो संबंधित है वो है दोस्तों उड़ीसा राज्य से। जी हाँ, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। वाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है लोसार महोत्सव? ये जो संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है लोसार महोत्सव जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है अपना लोसार महोत्सव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? अटल पेंशन योजना, जी हाँ, ये मोदी जी ने चलाई थी। ये स्टार्ट की गई थी 9 मई 2014 को। कब स्टार्ट करी गई थी? 9 मई 2014 के दिन। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे? ग्रीन गोल्ड क्रांति का जो संबंध है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ग्रीन गोल्ड से संबंधित कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रीन गोल्ड से क्रांति किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो बांस उत्पादन से संबंधित है, ग्रीन गोल्ड क्रांति। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले क्या बोलते हैं स्पीकर के बारे में तो सबको पता होगा कि गणेश मावलिंकर थे। और अगर मैं बात करूँ लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में तो एम अनंत श्याम थे जो थे, और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष। जी हाँ, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे लोक अनंत श्याम। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो स्थित है ये स्थित है बेंगलुरु में। और जी हाँ, नेक्स्ट पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, करेक्ट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है ये है असम में। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऊर्जा पिरामिड सदैव किस अवस्था में पाया जाता है? ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में पाया जाता है? ये हमेशा खड़ी अवस्था में पाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में पाया जाता है? एक खड़ी अवस्था में पाया जाता है। और ऊर्जा पिरामिड के टाइप से इस टाइप से बात कर रहे हैं ये, और इस टाइप से रहता है, सही बन नहीं रहा है, इस टाइप से खड़ी अवस्था में पाया जाता है ऊर्जा पिरामिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? रोजर फेडरर का जो संबंध है दोस्तों वो है स्विट्ज़रलैंड से। किससे? स्विट्ज़रलैंड से संबंधित है रोजर फेडरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करें हम
नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच जो है सर्बियन प्लेयर है। कौन से प्लेयर हैं? सर्बियन। जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी जो श्रीलंका देश की है वो कौन सी है? वो है माउंट पेट्रो। जी हाँ। जैसे हमारे भारत देश की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है। जी हाँ। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? वो धूपगढ़ है। और ऐसे माउंट पेट्रो जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। और जी हाँ, और केरल की बात हम कर ही चुके हैं कि इसमें क्या बोलते हैं शांत घाटी स्थित है। और इसमें पेरियार नदी, पेरियार मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है यहीं पर पेरियार नदी पर। उत्तराखंड की बात करें पिन वैली नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में सबसे पहला नेशनल पार्क है जो है उत्तराखंड में है। और यही है दोस्तों। और चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों इन वीडियोस को लाइक किया करिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।